नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग सेशन को स्टार्ट करें उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि पहले फटाफट आप लोग प्लीज जो है वीडियो को शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी परीक्षार्थियों को मिलता रहे। और जैसा कि मैं आपको डेली कहता हूं, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि हमारा अंतिम ध्येय है, हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमारा सिलेक्शन वर्ष 2024 या वर्ष 2025 के किसी भी एग्जाम में, खासकर आपकी जो दो आगामी बड़ी परीक्षाएं हैं अर्थात यूपीपीसीएस 2024 और यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम आपका। ठीक है, इसमें आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है किसी एक एग्जाम में। दोनों में ले लेते हैं सो फॉर सो गुड, अगर किसी एक में लेते हैं तो भी बल्ले बल्ले है, कोई इश्यू इसमें नहीं है। इसके अलावा किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या किसी अन्य सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी एग्जाम पर आपका फोकस होगा उस एग्जाम में आपका करंट का एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए और अंतिम चयन आपका सुनिश्चित हो, ये हमारा क्या है, ध्येय है, ये हमारा लक्ष्य है। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मई माह का करंट अफेयर्स जो है हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको जो है क्विक रिवीजन के फॉर्म में करा दिया है। वो कल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग चाहें तो रिवीजन उसका कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स में अगर आपको करना होगा तो उसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वहां पर जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराए जाते हैं, उन आर्टिकल्स को आप देखिए और वहां से आपके प्री और मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वहां से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो ये कुछ आपके सामने जानकारियां थी। अब आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ आज के करंट अफेयर्स में है। चलिए, सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होता है, उत्तर देना होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लोगों ने इसका आंसर दिया। मुझे खुशी है कि कुछ लोग बहुत डिटेल्स में उत्तर अपने देते हैं और उनका नाम मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है ये। उम्मीद करता हूं कि आज ये संख्या और बढ़ेगी और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे जो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत गृह मंत्री किसे बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात अमित शाह जी को लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत जो है क्या दिया, बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हमने आपको प्रश्न में डिटेल्स में और कौन कौन से जो है मंत्री बनाए गए हैं यह भी हमने आपको बताया था। तो जो टॉप मोस्ट 5-6 पोस्टें होती हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा कि किस किस मंत्रालय को किस किस मंत्री को दरअसल दिया गया है। यह आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 जून के करंट अफेयर्स को, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा है कि बताइए हाल ही में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। और यह क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है, या भरत द्विवेदी को बनाया गया है, या मनोज पांडे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एक आंसर यानी कि एक इसका ऑप्शन सही है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात उपेंद्र द्विवेदी जी को अभी हाल ही में भारत का नया सेना प्रमुख अर्थात भारतीय थल सेना का नया प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को थल सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है या नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये किनका स्थान लेंगे? तो उपेंद्र द्विवेदी जी सेना प्रमुख मनोज पांडे का स्थान लेंगे। ये नाम भी आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि जो कोई पद, अगर किसी पद पर किसी की नई नियुक्ति होती है तो वो पद यानी कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वो व्यक्ति किसका स्थान लेंगे, उन व्यक्ति का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उपेंद्र द्विवेदी दरअसल मनोज पांडे जी का जो है स्थान लेंगे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यानी कि आपको करंट अफेयर्स हर तरीके से जितने भी डायमेंशंस करंट अफेयर्स के होते हैं उन सभी डायमेंशंस पर आपको करंट अफेयर्स को रेडी करना होता है। क्योंकि जिस तरीके से आयोग, चाहे वो यूपी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, कोई भी स्टेट हो, आजकल जो प्रश्नों की पूछे जाने की प्रवृत्ति है वो क्या हो गई है, बहुत अलग हो गई है। कूट के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ लेता है या थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग पूछ लेता है। तो आपको करंट अफेयर्स हर डायमेंशन से रेडी करना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो मनोज पांडे जी का था वो 30 जून अर्थात 30 जून 2024 को समाप्त हो रहा था और फिर जो है उपेंद्र द्विवेदी जी की जो है फिर क्या की गई है, नियुक्ति की गई है। इस पद की नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दरअसल क्या किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है। और आपको पता होगा कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में कौन होता है, राष्ट्रपति दरअसल तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में होते हैं। यह पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही होगा हालांकि। इसके अलावा अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात करते हैं कि कार्यकाल कितना होगा, तो 3 साल या 62 वर्ष तक की आयु जो भी पहले होगी वो इनका क्या होगा, कार्यकाल होगा। तो ये पॉइंट भी आपको दरअसल क्या करना है, रेडी करके हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में रूस और बेलारूस के सशस्त्र बलों के मध्य सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का कौन सा सत्र आयोजित किया जा रहा है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि पहला सत्र है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा सत्र है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दूसरा सत्र दरअसल अभी आयोजित हो रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए। जून 2024 में रूस और बेलारूस, ये दोनों देशों के नाम आपको याद रखने हैं, के सशस्त्र बलों के मध्य सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा सत्र आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सत्र कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, और रूस आजकल चर्चाओं में है अपने परमाणु हथियारों को लेकर भी। रूस ने धमकी भी दिया है जो टॉप मोस्ट कंट्री है कि उनको कि ये ना सोचे कंट्री, अलग अलग देश ये ना सोचें कि रूस परमाणु हथियार का उपयोग नहीं कर सकता है, वो कर सकता है। रूस की नीति इस समय क्या है, काफी ज्यादा आक्रामक है। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो दरअसल रूस और भारत सामरिक दृष्टि से इनके जो संबंध है बहुत ही मजबूत है, बहुत पहले से मजबूत है, आज से नहीं। रूस जो है भारत का काफी ज्यादा हितैषी रहा है। हालांकि अगर हम थोड़ा सा अलग इस पे बात करें तो अमेरिका का जो संबंध है वो भारत से पहले नहीं सही था, लेकिन जो है अभी सही है। बट भारत का संबंध अमेरिका से भी बेहतर है, उधर रूस से भी बेहतर है, लेकिन अमेरिका का संबंध क्या है, रूस से बेहतर नहीं है। कई बार इसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, बावजूद इसके जो है भारत जो है कूटनीतिक चाल के माध्यम से अपने आप को मजबूत स्थिति में बनाए हुआ है। कभी कभी प्रश्न हो सकता है भारत, अमेरिका और रूस के बारे में आपसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रश्न, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि जीएस पेपर सेकंड में जो आपका टॉपिक है वहां से प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक फैक्ट यहां पर और इंपॉर्टेंट है जो आपके जीएस में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि भारतीय संविधान में रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में, भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास जीमैक्स 24 का आयोजन निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य में शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका ए है, भारत रूस के मध्य में जीमैक्स 24 सैन्य अभ्यास का आयोजन हो रहा है, या फिर रूस अमेरिका के मध्य, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारत और जापान के मध्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका कि जीमैक्स 24 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है दरअसल ये भारत और जापान के मध्य हो रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब आज का पहला टास्क मैं आपको दे रहा हूं। पहला टास्क आपका यह है कि हाल ही में भारत, ठीक, क्या भारत और जापान के मध्य और कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं, यह आपको बताना है। क्या, कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक, अभ्यास। ये क्या है, टास्क पहला है आपका, रेडी कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि डेली बेसिस पे मैं आपको 1 से 2 टास्क देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप लोग प्लीज करते रहिएगा। मैं आपको फिर से बात दोहरा रहा हूं कि जो मैं टास्क देता हूं अगर आप उसको करते हुए चलते हैं, यकीन मानिएगा, भरोसा रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। मैं बार बार कहता हूं, बस थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ आप लोग प्लीज करते रहिए। हालांकि कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत डिटेल से मेरे टास्क को करते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि वो उस टास्क को पूरा करते हैं। मेरी तरफ से आज फिर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपना अंतिम चयन सुनिश्चित कर सकें,
ठीक है, बाकी जो नहीं देते हैं कमेंट में उत्तर उनको भी शुभकामनाएं, लेकिन कोशिश किया करिए कि कमेंट अगर ना भी करें तो कम से कम करंट अफेयर्स का जो भी आप नोट्स बना रहे होंगे उनमें मेरे द्वारा बताए गए टास्क को या जो चीजें मैं आपको बताता हूं उनको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देखिए पहले। तो हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जीमैक्स 24 का आयोजन जापान और भारत के मध्य शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हो रहा है ये जापान के योकोसुका में शुरू हो रहा है। तो ये प्लेस आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में प्लेस पूछ लेता है कि पर्टिकुलर जो सैन्य अभ्यास हो रहा है वो कहां पर आयोजित हो रहा है, तो ये पॉइंट भी आपको दरअसल रेडी करते हुए चलना है। इसके अलावा वर्ष 2012 में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई थी, जापान में हुई थी, यह पॉइंट आपको याद रखना है, फैक्ट। इसके अलावा जो इस बार ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है ये दरअसल कौन सा संस्करण है, ये भी एग्जाम में आपकी कभी कभी पूछ सकता है या कभी कभी पूछा भी है। तो ये इस वर्ष ये 8वां संस्करण है वर्ष 2024 में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा थोड़ा और डिटेलिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS शिवालिक और जापानी युद्धपोत डिस्ट्रॉयर JS युगरी भाग ले रहा है। ठीक है, ये ले होगा, यहां पर हटा दीजिए, भाग ले रहा है। अब यहां से भी प्रश्न हो सकता है कि जो आपका ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है जीमैक्स 24 में भारत की तरफ से कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ है, तो आपको तुरंत उत्तर देना है INS शिवालिक। और जापान की तरफ से कौन हुआ है, तो डिस्ट्रॉयर JS युगरी भाग ले रहा है। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने भी आपके इसके एंगल होते हैं करंट अफेयर्स के, जितने भी डायमेंशंस होते हैं, सभी तरीके से अगर आप करेंगे तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स सीधे नहीं पूछे जाते हैं बल्कि उससे संबंधित यह टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको दरअसल ध्यान रखनी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हम लोग जापान पर भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि जापान पर ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार जो है डिटेल्स में चर्चा की है, लेकिन फिर से हम लोग रिवाइज इसका कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो दरअसल एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है। राजधानी कौन सी है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। मुद्रा क्या है यहाँ की जापान की, मुद्रा जापानी येन है। और जापान के पड़ोसी देश की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा है, चीन है, उत्तर और दक्षिण कोरिया है, और पड़ोसी इसका फिर रूस भी है। इसके अलावा एक फैक्ट यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मिल जाता है कि भारतीय संविधान में जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम में जो है क्या है, पूछ सकता है। और आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान में अलग अलग संविधानों से चीजों को उठाया गया है, यानी कि लिया गया है। जैसे मतलब कर्तव्य हो गया, आपके विधि का शासन हो गया, और अलग अलग चीजें हैं, वो भी आपको रेडी करते हुए चलनी है। तो ये जीएस का सेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपका टास्क 2 क्या हो जाएगा, टास्क 2 है आपका इसका कि आपको जो भी भारतीय संविधान में अलग अलग संविधानों से लिया गया है उन चीजों को आपको नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लेना है। और एक प्रश्न यहां से डैम श्योर है कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर हाल में। बाय फॉल्ट कभी किसी वर्ष ना पूछा गया हो, लेकिन जो है सोर्स जरूर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, विधि का शासन कहां से लिया गया, और अलग अलग जो चीजें संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में हैं भारतीय, वो आपके पूछी जाती हैं। तो प्लीज आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। टास्क दूसरा है आपका ये आज का, ठीक है, 2 टास्क आपको मिल गए आज के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है, आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, G7 वाला, ठीक है। तो यह दरअसल आपका कहां पर होगा, और मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, ठीक है, आसियान हो गया, ये सारे जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपने आप में देशों का समूह है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर इनसे संबंधित अगर प्रश्न आपके एग्जाम में गलत होते हैं तो ये दरअसल आपकी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। इसलिए ऐसे चीजों को आपको गलत नहीं करना है। तो बताना है आपको कि दरअसल 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इटली में इसका आयोजन हो रहा है। आइए हम लोग इसकी डिटेल्स में व्याख्या देखते हैं। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया के फसानो शहर में
13 से लेकर के 15 जून के मध्य में आयोजित हो रहा है। डेट दरअसल क्या है याद करिएगा, कई बार आपके, क्योंकि आपका जो आरओ का एग्जाम होगा उसमें फैक्चुअल डेटा काफी पूछ लेता है, तो डेट्स वगैरह ध्यान रखिएगा। अब G7 के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो G7 के अगर गठन की बात करते हैं तो 1975 अर्थात 1975 में G7 का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। और G7 में दरअसल कौन कौन सी कंट्रीज अर्थात कौन कौन से देश आते हैं यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको G7 कंट्रियों के नाम पता होने चाहिए। तो उसमें क्या है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान और अमेरिका है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा इकट्ठा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, वर्ष 2024 को, 25 को, 2026 को, 2023 को। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वर्ष 2025 को। क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, जब कोई भी वर्ष अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसी रूप में घोषित किया जाता है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया होगा। क्वांटम के बारे में आप लोगों ने शायद क्वांटम फिजिक्स पढ़ी होगी, अगर आप लोगों ने बीएससी वगैरह किया होगा तो आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में डिटेल्स में पता होगी, या क्वांटम टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं ये भी आपको डिटेल्स में पता होगा। अब बात करते हैं कि दरअसल चर्चा में क्यों है ये। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी के 100 वर्ष 2025 में पूरे हो रहे हैं, इसलिए जो है इसको घोषित किया गया है इस बार, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग दरअसल स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, जलवायु परिवर्तन को रोकने में, उद्योग के क्षेत्र में। तो क्वांटम जो यांत्रिकी है इसका प्रयोग इन क्षेत्रों में हो सकता है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 शुरू किया गया है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में देखिए क्वांटम मिशन 2023 के बारे में प्रश्न पूछ ले, तो इसको आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा कि दरअसल भारत का क्वांटम जो मिशन है वो क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में। नंबर ए प्रेम सिंह तमांग है, बी अर्जुन सिंह तमांग है, या सी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रेम सिंह तमांग जो है दरअसल सिक्किम के नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं। आइए इनके पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट्स क्या है, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। उन्होंने 10 जून को सिक्किम के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि सिक्किम के बारे में हमें क्या कुछ डिटेल्स में पढ़ना है। चलिए देखिए, सबसे पहले सिक्किम की अंतरराष्ट्रीय सीमा पश्चिम में नेपाल से, किससे? पश्चिम में नेपाल से। जरा फटाफट आप लोग मैप देखिए और बताइए कि सिक्किम कहां पर है आपका। तो ये छुटकू सा है आपका प्यारा सा सिक्किम, यहां पर ये वाला एरिया। तो क्या कह रहा है कि सिक्किम दरअसल क्या है कि पश्चिम में नेपाल है। ये देखिए, ये आप दिशा डिवाइड कर लीजिए, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पश्चिम। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये आपका नेपाल। तो सिक्किम के पश्चिम में क्या है आपका, नेपाल है। दूसरा, उत्तर तथा पूर्व में चीन है। उत्तर, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर का एरिया, और ये हो गया आपका क्या, पूर्व वाला एरिया, ठीक है। यहां पर क्या है आपका चीन और तिब्बत वाला एरिया है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये सिक्किम है आपका, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व दोनों दिशाओं में। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में क्या है, भूटान से लगा है, दक्षिण और पूर्व में। तो ये हो गया आपका भूटान, यानी कि ये आपका हो गया दक्षिण का एरिया छोटा सा, और ये हो गया आपका पूर्व, यानी कि इस वाले एरिया में भी क्या है आपका भूटान है। मैप में एक बार अच्छे तरीके से इसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा आप लोग ये भी देख लीजिए कि कौन कौन सी जो है सीमाएं दरअसल सिक्किम के साथ लगती हैं अलग अलग राज्यों की। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सीमा इसकी पश्चिम बंगाल से सिक्किम के साथ लगती हुई है। ये देखिए ग्रीन वाला बेल्ट है जो है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपको मैप के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करना है। कोई भी राज्य अगर चर्चा में है तो उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, या उस पर्टिकुलर राज्य से भारत के और कौन कौन से राज्य की सीमाएं साझा करती हैं, ये ऐसे फैक्ट आपको रेडी होने चाहिए, ठीक है।
चलिए अब अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो सिक्किम की राजधानी की बात करते हैं। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल फिलहाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब एग्जाम होगा ना तो एग्जाम के पहले लेटेस्ट डेटा को जरूर देख लीजिएगा। जैसे राज्यपाल, कई बार क्या होता है राज्यपाल चेंज हो जाते हैं। जब भी एग्जाम आपका होगा तो एग्जाम के 7-8 दिन पहले जो है क्या कहते हैं, आप लोग एक बार राज्यपाल की सूची एक बार निकाल लीजिएगा, अलग अलग स्टेट की देख लीजिएगा। ठीक है, पता चले कि आप लक्ष्मण प्रसाद को आप तैयार कर ले हैं और हो सकता है कि आपके एग्जाम के पहले चेंज हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कंचनजंगा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी यहाँ पर अवस्थित है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट सिक्किम से और इंपॉर्टेंट है कि जनवरी 2016 में सिक्किम को पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। यह फैक्ट भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अब आप लोग मुझे बताइए कि दूसरा जैविक राज्य किसे घोषित किया गया था, यह बताइए आप लोग गूगल पे सर्च करके फटाफट, अगर आप शेयर कर पाते हैं, सर्च कर पाते हैं तो। ठीक है, तो पहला राज्य जैविक कौन सा है? सिक्किम है। और दूसरा कौन सा घोषित किया गया था यह आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कलम कापी पेन उठाइए, करिए काम। देखो एक बात ध्यान रखना, आप लोग हमेशा जो है स्पून फीडिंग पर जो है ना बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा कि हर कुछ पका पकाए मिल जाए। जब तक आप लोग अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट नहीं लगाओगे, तब तक सिलेक्शन मिल पाना बहुत मुश्किल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर आप ये सोचे कि हर एक चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाए, नहीं पॉसिबल है। अगर पॉसिबल भी है, पॉसिबल इन द सेंस कि अगर मैं सब कुछ आपको बता दूं तो फिर आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे। और जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करोगे, तब तक काम होने से नहीं रहा। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि एफर्ट जरूर लगाइएगा। यानी कि जो मैं आपसे कहता रहता हूं, आप लोग प्लीज उन पर फोकस करिएगा। यह मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोहन चरण मांझी निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, या फिर असम के, या मेघालय के, या फिर आंध्र प्रदेश के। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उड़ीसा के मोहन चरण मांझी जो क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उड़ीसा के राज्यपाल कौन से हैं? रघुवर दास हैं। इसके अलावा उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। हो सकता है यही पूछ ले आपसे कि बताइए गुप्तेश्वर वन या गुप्तेश्वर जैव विविधता विरासत स्थल कहां पर है? तो उड़ीसा में है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उड़ीसा के रेड आंट चटनी यानी कि काई चटनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। यह फैक्ट भी आपको इंपॉर्टेंट है। और जीआई टैग से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो हाल फिलहाल जितने भी जीआई टैग आपको अलग अलग मिले होंगे, उनकी बाद में आप लोग एक लिस्ट बना दीजिएगा, बना लेना। ठीक है, बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। आपको इसको रेडी करना है। यानी कि अभी हाल ही में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 120, 125, 129 या 132। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 129 रैंक है 146 देशों में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 129 है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और 129 कितने देशों में है? 146 देशों में, यानी कि 146 कंट्रीज में। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये जो इंडेक्स जारी किया गया है, जारीकर्ता एजेंसी कौन सी, यानी कि किन्होंने जारी किया है? तो ये जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दरअसल ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये इंडेक्स जारी किया गया है। अगर हम शीर्ष 3 देशों की बात करते हैं कि इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, तो वो है आपका पहला आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। और ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में दरअसल पहली रैंक, अंतिम रैंक या शीर्ष 3 रैंक कौन कौन सी हैं वो आपके लिए पूछ लेता है। तो ये आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अंतिम पायदान पर कौन है? अंतिम पायदान पर है आपका सूडान है। ये फैक्ट भी आपको दरअसल क्या करना है?
इंपॉर्टेंट मान के इसको रेडी कर लेना है। इसके अलावा अगर अन्य देशों की रैंकिंग बात करते हैं तो नेपाल की रैंकिंग कितनी है, 117 है, श्रीलंका की 122 है, भूटान की 124 है और पाकिस्तान की कितनी है, 145 है। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब हम आते हैं आज के किस पे, आज के प्रैक्टिस प्रश्न पर, यानी कि जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत आसान प्रश्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर देंगे। आसान प्रश्न मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितना आसान प्रश्न होता है उतना ही जल्दी आप उसको गलत करके चले आते हो। आप इतने ज्यादा उतावले हो जाते हो कि यहां आपके सामने फॉर एग्जांपल आपके सामने क्या है, ऐसे सर्किल दिया हुआ है ओमार में इस तरीके से, ठीक है, और जैसे देखा आपने जापान की राजधानी ये है, फटा वाला एक वाला, आप तुरंत किसी और को टिक लगा दोगे, होगा कोई और, इनमें से कोई एक होगा, लेकिन आप तुरंत जल्दबाजी में कहीं और लगा दोगे टिक। आसान प्रश्न आप जल्दी कर दोगे, इसलिए मैंने आसान प्रश्न को डाला है कि ताकि आपकी हैबिट ये रहे कि आप चीजों को गलत ना कर पाओ। ठीक है, तो जापान की राजधानी क्या है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, यानी कि मेंस में आपको क्या रेडी करना है। तो मेंस के लिए पहला प्रश्न आज आपका है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, G7 समूह क्या है, यानी कि G7 जो कंट्रीज हैं इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, क्या कुछ इसकी उपयोगिता है इसके बारे में, और साथ ही साथ में भूकंप क्या होता है, अर्थात जो है आपका अर्थक्वेक्स क्या होता है, इस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ध्यान रखिएगा, भूकंप तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है और G7 भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेडी कर लीजिएगा, प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अगले दिन समझा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। कल मिलेंगे हम लोग एक महत्वपूर्ण सेक्शन के साथ में, और मई माह का मैंने क्विक रिवीजन करा दिया है जिसमें हमने व्याख्या नहीं कराई है, आप चाहें तो रिवीजन उसका कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।